अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्स-रे स्पेक्ट्रा। इसका आज हम जो स्टडी करने जा रहे हैं फोर्थ पार्ट। पहले तीन पार्ट हम इसके इस पर वीडियो बना चुके हैं कि एक्सरे क्या है, इसकी कितनी टाइप्स हैं। इसकी दो टाइप्स है, कंटिन्यूस एक्सरे है, डिस्क्रीट एक्सरे है। उसके बाद हमने एक्सरे और एटॉमिक नंबर के दरमियान जो रिलेशनशिप है जो कि मोज़ले ला ने दिया था उस पर भी बात कर चुके हैं। ओके, अब जो हमारे पास फोर्थ पार्ट है इस टॉपिक का वो है मोज़ले प्लॉट एंड बोहर्स थ्योरी। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। पिछली वीडियो में हमने जो हमारे पास पार्ट 3 था उसमें हमने एक फार्मूला ड्राइव किया था कि फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू जी नेगेटिव 1। ओके, और इसकी 1 की जगह हम बाज़ को बी भी लिखते हैं, यानी कि इसको हम इस तरह लिखते हैं जी नेगेटिव बी। और जब हमने इसको प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म किया था तो हमने इसकी जगह लिखा था सी, यानी कि सी हमारे पास कांस्टेंट होता है। यानी कि जब भी हम किसी प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करते हैं तो हम कांस्टेंट लगाते हैं, इधर हम कांस्टेंट लगा रहे हैं सी। ओके, अब हमने बी क्यों लिखा, बी क्योंकि बी की वैल्यू चेंज होती रहती है। ये फार्मूला हमने पिछली वीडियो में यानी कि इस पर बात की थी पिछली वीडियो में। ओके हो गया। अब इसी तरह का सेम फार्मूला हम नील बोहर थ्योरी है उससे भी निकालते हैं। ओके हो गया। अब पहले ये देखें कि हमारे पास जो बी है इसकी वैल्यू को तो चेंज होती रहती है। अब जी के हमारे पास ये एटॉमिक नंबर है हमारे पास। ओके, और ये हमारे पास कांस्टेंट है और ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी किसकी? एक्सरे की, जो कि हमारे पास इमिट हो रहा होता है। ओके, यानी कि ये हमारे पास जब भी हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन इस पर फायर करवाते हैं, इस मिसाल के तौर पर फर्स्ट शेल पर फायर करवाया तो इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन खारिज हुआ, निकला, इमिट हुआ, तो इसकी जगह को पूरा करने के लिए जब इस तरह से कोई इलेक्ट्रॉन आएगा तो इधर से कोई एक्सरे खारिज होगी। तो उस एक्सरे की ये हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी है। ये हमने पिछली वीडियो में इस पर भी बात की हुई थी। ओके, तो ये हमारे पास फार्मूला आ जाता है। अब हम नील बोहर की थ्योरी को डिस्कस करेंगे। उसको डिस्कस करने से भी हमारे पास जो यही सेम फार्मूला हमारे पास जो होता है हासिल होता है। ओके हो गया। अब हम ये देखें कि हमारे पास मोज़ले प्लॉट एंड बोहर थ्योरी है कि हमारे पास जो मोज़ले प्लॉट था हमने, यानी कि हमारे पास जो मोज़ले था, मोज़ले का फार्मूला इज इक्वल टू था हमारे पास लैम्डा, ये सी है और ये है। ओके, Moseley plot and Bohr's law. Bohr's theory goes for one electron atom, however it provides good approximation in Moseley plot. यानी कि बोहर नील बोहर थ्योरी को हम नील बोहर थ्योरी का सहारा लेते हुए हम जो मोज़ले लॉ था उसमें जो फार्मूला ड्राइव किया था एक्सरे के लिए वो हम अच्छी तरह निकाल सकते हैं, उसमें हमारी मदद हो सकती है फ्रॉम नील बोहर थ्योरी। From Gaussian law, the charge enclosed by an imaginary surface up to L orbital is positive Z if from nucleus and electron of K electron. This K electron screen this K electron screens the charge of the nucleus. Hence, the effective number for the transition turn to be the negative B for K alpha. इस पर हमने पहले बात कर चुके हैं कि पिछली वीडियो में अगर हम देखेंगे कि अगर इधर से हमारे पास कोई एक्सरे निकल रही है तो हम उसको डिनोट करेंगे कि अल्फ़ा से या के बीटा से या के गैमा से। अगर इधर से कोई एक्सरे निकल रही है तो उसको हम एल अल्फ़ा या एल बीटा या एल गैमा का नाम दें। ये हमने पिछली वीडियो में इस पर बातें की हुई हैं। ओके, अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो उम्मीद है इस जो पॉइंट है इसकी भी समझ आ जाएगी। और जो गाजीज लाइस को अब हम मज़ीद डिफाइन नहीं करना चाह रहे। ओके हो गया। अब हम नील बोहर के से हम एक ये फार्मूला ये ड्राइव करते हैं जो हमारे पास है कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू डेल्टा ई ओवर एच होता है। और इससे हम ये फार्मूला हम यानी कि जब हमारे पास जो होती है एनर्जी का फार्मूला ये होता है। ओके हो गया। तो इसको हमने इधर पेनिट्रेट कर दी, इसमें पुट की वैल्यूज जो एनर्जीज की हैं ये देख लें कि जो हमारे पास ये एन होता है ये डिफरेंट होता है, यानी कि इसके एन को हम इस तरह लिख सकते हैं इनिशियल और फाइनल की फॉर्म में, इस तरह लिख लिया। आप अगर इसको हम मज़ीद डिफाइन करते इस ये फार्मूला निकाला, यानी कि इधर से हमने जो नेगेटिव साइन इसको रिमूव किया, इसको उल्टा यानी कि इसकी जगह को रिप्लेस करने से।
ओके, अब इधर जो एनर्जी की वैल्यू है इसको हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। ये हमारे पास डेल्टा ई है, इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू को मजीद इस के वैल्यू को मजीद डिफाइन करने से इस फॉर्म में लिखा, इस फार्मूले को इस फॉर्म में लिखा। अब इस फॉर्म को हम इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो हमारे पास जो फार्मूला वो ये आ जाता है। ओके हो गया। अब जो हमारे पास अब ये जी है, ये हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है, यानी इधर हमारे पास क्योंकि हम रिलेशनशिप देख रहे हैं एक्सरे और एटॉमिक स्ट्रक्चर के दरमियान, मीन मोजले लॉ और नील बोहर के दरमियान हम रिलेशन देख रहे हैं, तो इधर हम जी की जगह जी नेगेटिव बी लिखेंगे। ओके हो गया। अब हम सपोज करते हैं कि अब जो हमारे पास अब मिसाल के तौर पर हमारा जो ये इधर से इलेक्ट्रॉन निकला था, तो इधर से कोई इलेक्ट्रॉन है इसकी जगह को फुल यानी कि इस जगह को पुर करने के लिए। ओके, अब हमारे पास सपोज करते हैं हमारे पास जो फाइनल शेल है वो क्या है, फर्स्ट शेल है। क्यों? क्योंकि जब इधर से हमने इलेक्ट्रॉन इस पर बम्बार्डमेंट करवाई इस फर्स्ट शेल पर, तो इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इसके इलेक्ट्रॉन की जगह को पुर करने के लिए सेकंड शेल को इलेक्ट्रॉन आएगा तो फर्स्ट शेल में आएगा, तो फर्स्ट शेल इधर हमारे पास फाइनल शेल होगा और ये हमारे पास फर्स्ट शेल होगा। इसलिए इधर हमने फाइनल की जगह फर्स्ट शेल की वैल्यू 1 पुट की और इनिशियल शेल की जगह हमारे पास एन की वैल्यू 2 है, तो इधर हमने 2 पुट की, तो इसको मजीद डिफाइन किया तो हमारे पास ये फार्मूला आ गया। ओके हो गया। अब इस फार्मूले को मजीद हम डिफाइन करते करते इस रिलेशन पर निकल आते हैं। ओके, इसको इधर फिर इसको इधर, ये हमारे पास फार्मूला, यही फार्मूला हमने थर्ड जो पार्ट 3 है इस वीडियो का, इस लेक्चर का, उसमें हमने यही फार्मूला सेम टू सेम निकाला था। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो मोजले और बोहर की थ्योरी के दरमियान रिलेशनशिप है वो सेम, यानी कि उनका दोनों का रिजल्ट सेम ही आ रहा है। यानी कि जो हमारे पास मोजले लॉ था उसमें भी हमारे पास यही फार्मूला आ रहा था। ओके, और जो हमारे पास ये फार्मूला नील बोहर थ्योरी है, इससे भी हम यही फार्मूला सेम अगेन कर रहे हैं। ओके, द डाटा ऑब्टेन फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट इज फॉर अग्रीमेंट विद दिस फार्मूला। वही बात है कि हमारे पास मोजरे लॉ और बोहर का लॉ ये एक ही ऑलमोस्ट सेम ही बात बता रहा है, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला ड्राइव हुआ है वो सेम ही है। ओके हो गया। अब हम इसमें कुछ मज़ीद बातें करते हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट होती है डिफरेंट शेल्स में, वो डिफरेंट तरह की होती है। यानी कि अगर हम सपोज करें, इधर हम बात करते हैं कि टू डेवलप पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम नंबर आर यूज्ड। सपोज करते हैं हमारे पास शेल है एन, फोर्थ शेल है। ओके, और इसमें एल की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, 1 होती है, 2 होती है और 3 होती है। यानी कि इसको हम मज़ीद लिखना चाहें अच्छी तरीके से तो हम इस तरह लिख सकते हैं, एल की वैल्यू 0 होगी तो हमारे पास 4s होगा। ओके, इसी तरह हम देखेंगे अगर हमारे पास शेल तो वही है n इज इक्वल टू 4, हमारे पास शेल वही सेम ही है, लेकिन अगर एल की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो हमारे पास इधर 4p होगा। इसी तरह हम अगर मज़ीद चलते जाएं, एल इज इक्वल टू हमारे पास, तो इधर हमारे पास 4d हो जाएगा। इधर हमारे पास n4 ही है, यानी कि सेम शेल है लेकिन एल की वैल्यू चेंज हो रही है, तो इधर हमारे पास 4f होगा। ओके, यानी कि एक शेल है जिसको हम सपोज किया है वो शेल 4 है। ओके, उसमें एल की वैल्यू चेंज नहीं, एल 0 है, 1 है, 2 और 3 है। जब एल 0 है तो हमारे पास 4 ऐसा होगा। एल की जब हमारे पास वैल्यू 1 है तो हमारे पास 4p होगा। इस तरह जब हमारे पास एल की वैल्यू 2 होगी हमारे पास 4d होगा। इसी तरह जब हमारे पास उसी सेम शेल में एल की वैल्यू 3 है तो हमारे पास 4f होगा। ओके, और जो ये हमारे पास ये हमने लिखा हुआ है, ये हमारे पास जो हमारे पास लेड एटम है उसका हमने फोर्थ शेल का वैल्यू लिखी है इधर। ओके, अब इधर वैल्यूज क्या हो सकती हैं इसकी कि हमारे पास इन जो वैल्यूज हैं वो इंक्रीज करती जाती हैं। मिसाल के तौर पर हम इधर ये लेड शेल है, ये हमारे पास इधर इसके एटॉमिक शेल नंबर 4 में अगर हम इलेक्ट्रॉन को यानी कि उसकी सेटलमेंट करना चाहते हैं तो इस हवाले से इस तरह करेंगे कि हमारे पास शेल वो तो सेम ही है और हमारे पास एल की वैल्यू चेंजिंग होती रहती है। अगर पहला फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो जाएगा सबसे पहले
एस शेल में। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स आते जाएंगे तो वो जाते जाएंगे पी शेल में, उसके बाद डी शेल में और उसके बाद एफ शेल में। तो एस से पी में, पी से डी में, डी से एफ में जो इलेक्ट्रॉन इसके एनर्जी, इससे एनर्जी इंक्रीज होती जाती है इलेक्ट्रॉन्स की। अगर फोर एस में कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी होगी इतनी होगी। अगर वो एस में कंप्लीट होने के बाद अगर पी में इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं तो उसके पास एनर्जी होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट नेगेटिव 710 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होनी चाहिए। अगर पी ऑर्बिटल में यानी कि इलेक्ट्रॉन्स फुल हो गए हैं तो उसके बाद वो डी में जाएंगे, तो डी में जाने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। इसके बाद अगर एफ में जाएंगे तो उसके लिए एनर्जी फिर मज़ीद इंक्रीज हो जाएगी। ये एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है। ओके, अब हम बात करते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की। ओके, जो कि इसने अपने 1925 में, 1925 में इसने अपना ये लॉ पेश किया था कि ये नहीं हो सकता कि एक इलेक्ट्रॉन है वो सबसे पहले एस शेल में चला गया उसके बाद डी में चला जाएगा, या ऐसे डायरेक्ट एफ और एफ में सब शेल में चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बल्कि हर शेल की अपनी अपनी अलग अलग यानी कि रूल्स होंगे। अगर सबसे पहले एस शेल भर गया तो उसके बाद पी शेल भरेगा, और अगर पी सब शेल भर गया है तो उसके बाद डी सब शेल भरेगा। अगर डी सब शेल भर गया है तो उसके बाद एफ सब शेल कंप्लीट होगा। ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, ये हमें बताता है। ओके, तो ये आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। उम्मीद है आप लोगों को इस टॉपिक की समझ आ गई होगी इन 4 पार्ट्स में। तो अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन रहता है तो कमेंट के में पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल पाक MN अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक शेयर कर दे। जज़ाकल्लाहु खैर। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।